इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी तुम्हारा सिलेबस कितना हुआ है, 0% हुआ है, 50% हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ऑलमोस्ट हर चीज बताई है, आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। देखो यार, 100 बातों की एक बात ये है कि अभी तुम्हारे पास है ना सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं भैया 40 दिन बचे, 45 दिन बचे। देखो यार, वो बातें ना सिर्फ बोलने की होती है। ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम कितना पढ़ते हो। तुम्हें सिर्फ है ना इन 40 दिनों में तुम 30 दिन पढ़ने वाले हो। तो कुल मिला के बात ये कि अभी तुम्हारे पास है ना सिर्फ 30 डेज बचे हैं और ये जो 30 डेज का काउंटडाउन है ना, ये आपका शुरू हो चुका है। और देखते देखते कब ये 30 दिन आपके 3 दिन में बदल जाएंगे ना, आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में ना मैं आपको एक प्रॉपर प्लानर देने वाला हूं कि ये जो आपके आखिरी 30 दिन बचे हुए ना, इनको हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जो बच्चा इस प्लानर को फॉलो कर लेगा ना, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। लिख के ले लो। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी तुम्हारा सिलेबस कितना हुआ है, 0% हुआ है, 50% हुआ है या कंप्लीट हो चुका है। ये जो वीडियो है ना, ये तीनों टाइप के बच्चों के लिए होने वाली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ना प्लीज कहीं शांति वाली जगह जाके बिल्कुल शांति से देखना, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। और हो सके ना तो एक रफ नोटबुक और पेन लेके बैठना, ताकि जितनी भी मैं चीजें बताऊं आप साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है। और देखो यार, 100 बातों की एक बात ये है कि ये जो आपके 30 दिन है ना, ये टिक टिक करके कैसे 3 दिन में बदल जाएंगे ना, आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो अभी ना इट्स हाई टाइम कि आप सीरियस हो जाओ। क्लियर एवरीवन? तो स्टार्ट करते हैं इस प्लानर को। तो ये जो वीडियो है ना, ये मैंने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड की है। पहले पार्ट में मैं उन बच्चों की बात करूंगा जिनका सिलेबस 0 to 40% कंप्लीट हो चुका है। दूसरे पार्ट में मैं उन बच्चों की बात करूंगा जिनका सिलेबस 40 to 80% कंप्लीट हुआ है। और तीसरे पार्ट में उन बच्चों की बात होगी जिनका सिलेबस 80 to 100% कंप्लीट हो चुका है। तो आप जिस भी कैटेगरी के अंदर लाइक करते हो ना, आप उस कैटेगरी की जो स्ट्रेटजी है वो देख सकते हो। तो एक तरीके से इस वीडियो में मैंने तीनों टाइप के बच्चों को कवर किया है, ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहला स्टेप आपका पता क्या होना चाहिए? आपको ना नया सिलेबस पता होना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं यार, अभी भी ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि यार मेरे ना कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर में आएगा। अगर आपको ये क्लैरिटी होगी ना कि यार इस चैप्टर में से मेरा 5 नंबर का आएगा, इस चैप्टर में से मेरा 10 नंबर का आएगा, तो जो चैप्टर ज्यादा नंबर का आ रहा है आप पहले वो करोगे, राइट। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर में आ रहा है। और अगर आप ऐसे बच्चे हो ना जिसको भी नया सिलेबस पता नहीं है, टेंशन मत लो। मैंने ऑलरेडी ना इस चैनल के ऊपर मैथ वाले सिलेबस की वीडियो अपलोड कर रखी है। साइंस वाला हो गया, आपका एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, तो आपके जितने भी सब्जेक्ट है ना, जैसे आईटी हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, सभी चैप्टर का जो नया सिलेबस है ना, जो लेटेस्ट सिलेबस है, वो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो आप इन वीडियोस को जाके देख सकते हो। इन वीडियोस का जो लिंक है ना, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप इन वीडियो को सर्च करके भी देख सकते हो। तो इन वीडियो से ना आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई आपको ना कौन सा चैप्टर पहले करना है। क्लियर एवरीवन? तो अब आपको सिलेबस पता चल गया। अब अपनी जो स्ट्रेटजी है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात करूंगा जिनका सिलेबस 0 to 40% कंप्लीट हुआ है। देखो यार, अभी है ना सबसे ज्यादा टेंशन में ये वाले बच्चे हैं। पता है क्यों? एक तो इनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ। अगर ये सिलेबस पूरा करने जाएंगे ना तो इनकी रिवीजन रह जाएगी, और रिवीजन कैसे भी करके पूरी कर ली ना तो सैंपल पेपर रह जाएंगे। तो अभी ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में ये वाले बच्चे हैं। तो अभी मैं आपको जो जो चीज बताऊंगा ना, प्लीज उनको ध्यान से सुनना और उनको अच्छे से फॉलो करना। अभी ना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी पता क्या होनी चाहिए कि मेरे को कैसे भी करके अपना सिलेबस पूरा करना है। और सिलेबस पूरा करने के चक्कर में पता बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, वो ना एनसीईआरटी खोल के बैठ जाते हैं। इस टाइम आपको एनसीईआरटी नहीं करनी है। तो अभी अगर आप एनसीईआरटी लेके बैठ जाओगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपका सिलेबस पूरा होगा नहीं। मान के चलता हूं कि आप है ना रोज का एक चैप्टर भी कर रहे हो, तो भी आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो अभी आपको ना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एनसीईआरटी यूज नहीं करनी है। तो पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या क्या आपको नहीं करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं यार बहुत सारे बच्चे ना अभी क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी लेके बैठ जाते हैं। वो गलती नहीं करनी है। इसके बाद आपको ना आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल जैसी ये मोटी मोटी किताबें है ना, इनसे भी आपको अपना सिलेबस पूरा नहीं करना है। क्योंकि देखो यार, आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, ये बात तुम्हें भी पता है, ठीक है। एनसीईआरटी तुमसे हो नहीं रही, आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल लेके बैठ रहे हो, ये चीज भी नहीं करनी है। इसके बाद आपको ना कोई भी कंपनी का नया क्वेश्चन बैंक नहीं लेना है। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे मेरे पास एडुकार्ट का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बैंक है। मैं यहां पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पहले बता देता हूं। लेकिन बात यह है कि ये इतना मोटा क्वेश्चन बैंक है, एनसीईआरटी से मोटा है, और ये अकेले एक सब्जेक्ट का है। कैन यू इमेजिन? तो आप इस टाइम पे इतना मोटा क्वेश्चन बैंक सोल्व नहीं कर सकती, ये फैक्ट है। और ये फैक्ट तुम्हें ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले ना अपनी जो गलती है ना वो एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो आपको अभी क्वेश्चन बैंक भी नहीं करना। तो कुल मिला के मैं क्या कह रहा हूं कि अभी है ना आपको मोटी किताबों से दूर रहना है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो ये चीजें हैं जो आपको अभी नहीं करनी है। अब करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो अभी आपको ना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। आपकी जो प्रायोरिटी है ना वो ये होनी चाहिए कि भाई मेरे को ना जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा करना है। क्योंकि अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा ना, तो पेपर के टाइम है ना आप एक दूसरे का मुंह देखते रहोगे। मान के चलो जैसे आपका फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है,
ठीक है। अब ये चैप्टर है तो बहुत इजी और पेपर में 4 नंबर का आता है, लेकिन अगर आपने ये पढ़ ही नहीं रखा ना तो वो इजी चैप्टर भी आपको पेपर के टाइम मुश्किल लगेगा, क्योंकि जो चीज आपने पढ़ी नहीं रखी वो तो आपके लिए मुश्किल है। पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा ना वो चैप्टर इजी है वो चैप्टर मुश्किल है, राइट। तो अभी आपकी प्रायोरिटी ना ये होनी चाहिए कि भाई मेरे को ना जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा करना है। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा कि भैया हम अपना सिलेबस जल्दी जल्दी कैसे पूरा करें। तो इस चैनल पे ना मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसके अंदर ना मैं आपको वन शॉट लेक्चर दूंगा, और ये जो वन शॉट लेक्चर होंगे ना ये 30 से 40 मिनट के होंगे। जितना आपका स्कूल के अंदर एक पीरियड होता है ना उतना ही हमारा एक वन शॉट लेक्चर होगा, और इस एक वन शॉट लेक्चर के अंदर ना आपका एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। मेरे वन शॉट लेक्चर से ना आपके टोटल 2 फायदे होंगे। एक तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, दूसरा आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना वो सिर्फ 30 से 40 मिनट के अंदर कंप्लीट हो रहा है। और कोशिश करना कि आपको ना डेली का एक चैप्टर पूरा करना है, और एक चैप्टर आप 30 से 40 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हो। कैन यू इमेजिन, इससे बढ़िया चीज कुछ हो नहीं सकती। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ना आपको कोई एनसीईआरटी या फिर बड़े बड़े वन शॉट लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम इस टाइम 3-4 घंटे का लेक्चर देखोगे ना फिर तो हो लिया तुम्हारा सिलेबस, फिर नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूं। तो अभी आपको क्या करना है, आपको ना इन वन शॉट लेक्चर से अपना सिलेबस पूरा करना है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। अब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करनी है रिवीजन। और रिवीजन कैसे करोगे, मेरे नोट्स के थ्रू। अब ये नोट्स आपको कहां से मिलेंगे, टेंशन मत लो, जब तक मैं हूं ना तब तक आपको पढ़ाई की टेंशन लेनी ही नहीं है। तो अब मैं आपको ना इंडिया के वर्ल्ड के जो बेस्ट नोट्स है ना वो मैं आपको कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो इन नोट्स से आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करनी है। मेरे वन शॉट लेक्चर से आपको अपना सिलेबस पूरा करना है, और उसके बाद जल्दी से सिलेबस पूरा करके जल्दी से ना आपको इन नोट्स को पढ़ना है। और अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिए ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको इन नोट्स के बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो मेन चीजें है ना वो सारी मेन चीजें निकाल के मैंने इन नोट्स के अंदर डाल दी है। तो इन नोट्स को आप डाउनलोड कैसे करोगे, सीधा जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन नोट्स का पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। क्लियर। अब मैं आपको नोट्स तो दिखा दूं, तो यहां पे देख सकते हो लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के नोट्स हैं, लाइट वाले चैप्टर के नोट्स हैं, ह्यूमन आई वाला चैप्टर हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो आपके साइंस में जितने भी चैप्टर ना सभी चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एसिड बेस एंड सोल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल। तो आपके साइंस में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं। सीधा जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो वन शॉट लेक्चर से आपको सिलेबस पूरा करना है, और जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद इन नोट्स को पढ़ना है, क्योंकि इन नोट्स के बाद है ना आपको एनसीईआरटी टच करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो मेन चीजें है ना वो सारी की सारी आपको इन नोट्स में दे रखी है। तो आपको एनसीईआरटी का जो फालतू का कचरा है ना वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में ना कुछ ही चीजें होती है जो आपकी इंपॉर्टेंट होती है, और वो कुछ ही चीजें है ना आपकी पेपर में आती है। जो वो कुछ ही चीजें है ना वही आपको इन नोट्स में दे रखी है। क्लियर एवरीवन। तो आपका सिलेबस वन शॉट लेक्चर से हो जाएगा, नोट्स के थ्रू आपकी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि अभी आपके पास है ना इतना फालतू का टाइम भी नहीं है कि तुम अभी नोट्स वगैरह बनाने बैठोगे। तो ये नोट्स आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। और ये सिर्फ यहाँ पे मैंने साइंस के नोट्स नहीं दिए हैं, यहाँ पे आपको एसएसटी के नोट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर है, और साथ में आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया। तो एसएसटी के नोट्स भी मैंने आपको दे रखे हैं, क्योंकि देखो यार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेरे को पता है एसएसटी से ना डर लगता है। इनफैक्ट जब मैं 10th क्लास में था ना मेरे को भी डर लगता था, और मैंने यार बहुत सारे बड़े बड़े टीचर को ये बोलते हुए देखा है कि यार एसएसटी में ना आप एनसीईआरटी की रीडिंग करो। यार जब हम एसएसटी में एनसीईआरटी की रीडिंग करने बैठते ना, कसम से कह रहा हूं नींद आने लग जाती है। मतलब मैं ये कह रहा हूं एक बार इंसान है ना मतलब साइंस की एनसीईआरटी पढ़ सकता है, लेकिन सिविक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकता, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकता, अरे हिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकता। भाई साहब इतनी बोरिंग है ना, मैं लिख के दे रहा हूं तुम एनसीईआरटी पढ़ ही नहीं पाओगे एसएसटी की। तो आपको क्या करना है, आपको ना इन नोट्स के थ्रू पढ़ना है, क्योंकि इन नोट्स में वही चीजें जो आपकी इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन। और साथ में मैंने आपको ना एक ऐसी चीज प्रोवाइड कर रखी है जो कि मैं गारंटी दे रहा हूं कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। मैंने इस चैनल के ऊपर ना एक एसएसटी डेट्स की पीडीएफ बना रखी है, क्योंकि मुझे पता है यार एसएसटी में ना डेट्स याद करना कितना इंपॉर्टेंट है। और डेट्स में पता क्या दिक्कत आती है कि एनसीईआरटी बुक में ना कोई डेट अलग पेज पे है, दूसरी डेट अलग पेज पे है। तो बच्चों को ना कोई एक ऐसी चीज चाहिए जिसमें ना एसएसटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो उनको एक ही पेज पे अच्छे से अरेंज की हुई मिल जाए। तो इसीलिए मैंने ना एक ऐसी पीडीएफ रेडी की है जिसमें मैंने आपके ना चैप्टर वाइज जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स है ना वो सारी की सारी अच्छे से अरेंज कर दी है। और ये जो डेट्स मैंने अरेंज की है ना ये प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज की है कि भाई पहले ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, तो एक सीक्वेंस में अरेंज की हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर, तो उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। साथ में आपका अगला चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर, उसकी भी यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपके एसएसटी में जितने भी चैप्टर ना सभी चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। इस पीडीएफ को भी आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। देखो यार मैं आपको ना ऑलमोस्ट हर चीज फ्री में दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं ऐसी चीज है ना कोई बंदा आपसे पैसे लेके भी नहीं दे सकता। तो यार इतना तो बनता है कि तुम यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है इन पीडीएफ को बनाने में, ऐसा चुटकी बजाते ही नहीं बनती, समझ रहे हो। तो प्लीज यार लाइक कर दो,
ठीक है, देखो लाइक करोगे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, जैसे मैं तुम्हें अभी मोटिवेशन दे रहा हूं ना, उसी तरीके से मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए होता भाई। ठीक है, तुम लाइक करोगे तभी मोटिवेशन मिलेगा। क्लियर एवरीवन। इसके बाद मैंने ना एक ऑल मैप्स करके भी पीडीएफ बना रखी है, क्योंकि आपको पता है एसएसटी में आपका ना एक 5 नंबर का मैप वाला क्वेश्चन भी आता है। तो बच्चों को ना एक ऐसी चीज चाहिए कि भाई एसएसटी के जितने भी इंपॉर्टेंट मैप है ना उनको अच्छे से एक ही जगह मिल जाए। तो इसीलिए मैंने ये पीडीएफ रेडी किया। इसके अंदर आप देख सकते हो आपके एसएसटी के जितने भी इंपॉर्टेंट मैप है, सारे के सारे मैप आपको इसमें अच्छे से अरेंज कर रखे हैं और अच्छे से ना लेबलिंग कर रखी है, और कौन सी जगह कौन से स्टेट में आती है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। तो एसएसटी में आपके जितने भी मैप है ना, सारे के सारे मैप आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन। इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो यार, मैं आपको ना कंप्लीटली फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं। अब है ना आपकी मेहनत है, मैंने तो ऑलमोस्ट हर चीज प्रोवाइड कर दी। मैंने तो आपको बोल दिया कि मैं आपका सिलेबस भी पूरा करा दूंगा, मैं आपको वन शॉट लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, मैंने आपको रिवीजन के लिए नोट्स वगैरह दे दिए, डेट्स वाली पीडीएफ दे दी, और इनफैक्ट अभी तो मैं और भी बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। अब मेरे से जितनी हेल्प हो पा रही है ना, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इन पीडीएफ को कैसे यूज करते हो। अब इन्हीं पीडीएफ को ना बहुत सारे बच्चे डाउनलोड करके ना रख लेंगे, वो पढ़ेंगे नहीं, एंड वहीं पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इन्हीं पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद पढ़ के अच्छे नंबर भी ले आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें मैं स्टडी मटेरियल दे रहा हूं उससे ही तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इन स्टडी मटेरियल को यूज भी करना है। क्लियर एवरीवन। इसके बाद मैंने एक फॉर्मूला शीट भी बनाई है, क्योंकि आपको पता है मैथ में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो इस फॉर्मूला शीट के अंदर जितने भी आपके मैथ के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सारे इस फॉर्मूला शीट के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इन चीजों से आपको क्या करना है, आपको ना रिवीजन करनी है। ठीक है, समझ में आया। तो जितना भी मैंने आपको स्टडी मटेरियल दिया ना, इनसे आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है। देखो वन शॉट लेक्चर से आपको अपना सिलेबस पूरा करना है और इन स्टडी मटेरियल से आपको रिवीजन करनी है। ठीक है, समझ में आया। तो रिवीजन के लिए ना ये नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन मैं आपको ना एक और ऐसी चीज बताने वाला हूं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो मार्केट में ना अभी नई नई ताजा ताजा आई है। इनफैक्ट किसी को अभी तक तो ना पता भी नहीं है, जो कि है फ्लैश कार्ड्स। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने ये यूज कर लिया ना, मतलब आपको ना मतलब एनसीईआरटी खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसी चीज है जो आपको ना रिवीजन करने में इतनी ज्यादा हेल्प करेगी, मैं कह रहा हूं 4 चांद लगा देगी। तो ये फ्लैश कार्ड क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो मेरे पास है ये, तो मेरे पास है ना, ये देखो आप देख सकते हो, ये रेंशो रिवीजन कंपनी के फ्लैश कार्ड है। वैसे मेरे पास है ना डिफरेंट कंपनी के भी रखे हुए हैं, लेकिन मेरे को जो सबसे बेटर लगे ना वो ये वाले थे। मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है दिखते कैसे हैं। तो इसमें ना बेसिकली इस टाइप के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये एक कार्ड है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं अच्छे से। जैसे मैं यहाँ पे लाइट वाले चैप्टर का कार्ड ले लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि ये लाइट वाले चैप्टर का कार्ड है, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है आप देख सकते हो इसके ऊपर मेंशन्ड है। ये एक ऐसी चीज है ना जो आपको रिवीजन में इतनी हेल्प करेगी, क्योंकि आप है ना इनको ऐसे क्या कर सकते हो, अपनी पॉकेट में लेके चल सकते हो। कैन यू इमेजिन, पूरी साइंस आपकी सिर्फ इतने कार्ड्स में है, और इसका जो कंटेंट है ना वो इतना प्रीमियम है कि मैं क्या ही बताऊं। तो इसको आप किस तरीके से यूज करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। दीज आर बेसिकली फॉर रिवीजन। ठीक है, इसमें आपकी एनसीईआरटी का जो मेन प्रॉपर कंटेंट है ना, जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है, या जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम है, या जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन है, सारी की सारी इसमें आपको मिल जाएंगी। तो आपको ना बार बार एनसीईआरटी खोलने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आप क्या करो, जैसे आपका ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला चैप्टर का है। ठीक है, आप देख सकते हो इसके अंदर आपको पता है इस चैप्टर के अंदर आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर मेंशन्ड है। पीछे आपका पूरा का पूरा जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, वो सिर्फ इतने से पार्ट में पूरा समझा रखा है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है जो आपको ना रिवीजन में इतनी हेल्प करेगी। तो जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद जब आप इन कार्ड से पढ़ोगे ना, तो पूरा चैप्टर ना आपको ऐसे रिकॉल हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। तो आप इन फ्लैश कार्ड को यूज कर सकते हो, काफी बढ़िया लगे मेरे को। तो कंटेंट भी बढ़िया लगा, पेपर क्वालिटी भी बढ़िया लगी, और रिवीजन में तो आपकी इतनी हेल्प करेंगे कि आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि अभी ना तुम्हारे पास इतना फालतू का टाइम ही नहीं है कि तुम एनसीईआरटी खोल के बैठोगे। अभी ना तुम्हें कोई एक ऐसी चीज चाहिए जिसमें ना पूरी एनसीईआरटी कंसाइज वे में एक ही जगह मिल जाए। तो ये फ्लैश कार्ड वो है। तो इन फ्लैश कार्ड को परचेज करने का जो लिंक है ना, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्दी से जाओ, परचेज करो, और जल्दी से ना अपनी जो रिवीजन है वो स्टार्ट कर दो। तो आपको ना रिवीजन 2 चीजों से करनी है, नोट से एंड फ्लैश कार्ड से। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो मैं आपको ना सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर वे में समझा रहा हूं कि पहला स्टेप आपको ये करना है, दूसरा स्टेप ये करना है, तीसरा स्टेप ये करना है। और अभी ये जो स्ट्रेटजी चल रही है ना, ये उन बच्चों की चल रही है जिनका सिलेबस 0 से 40% तक कंप्लीट हुआ है। अब देखो आपका सिलेबस पूरा हो गया, आपकी रिवीजन हो गई। अब आपको क्या करनी है, अब आपको करनी है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कहां से करोगे, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। जब तक मैं हूं ना तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने ना इस चैनल के ऊपर एक पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके अंदर है ना मैं आपको पिछले 10 साल के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, यानी कि वो क्वेश्चन जो पिछले 10 साल से ना बार बार आ रहे हैं, जिनके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इस बार भी आएंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पे करवाता हूं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं पीवाईक्यू सीरीज दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन कराए हैं जो कि पिछले 10 साल से बार बार आ रहे हैं। तो इस वीडियो में केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस वीडियो में फिजिक्स के
क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मेटल एंड नॉन मेटल के भी दे रखे हैं। तो मैंने ना इस चैनल के ऊपर आपको चैप्टर वाइज भी बता रखा है कि भाई मेटल एंड नॉन मेटल के 20 वो क्वेश्चन जो कि पिछले 10 साल से बार बार आ रहे हैं। और ये वीडियो ना आपके लिए कंप्लीटली फ्री है, इनका फायदा उठाओ, मैं आपके लिए बना रहा हूं। क्लियर एवरीवन? तो वन शॉट लेक्चर से आपका सिलेबस पूरा हो गया, नोट से और फ्लैश कार्ड से आपकी रिवीजन हो गई। और ये जो पीवाईक्यू सीरीज है जिसके अंदर मैं आपको पिछले 10 साल वाले ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो बार बार आ रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको हर हाल में करने हैं। इनसे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। एंड देखो यार, मेरे को ना आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है स्ट्रेटजी वीडियो बना दो या कोई अपडेट वीडियो बना दो, व्यूज आ जाते हैं। अगर मेरे को व्यू चाहिए होते ना तो मैं रोज स्ट्रेटजी वीडियो बनाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं इस चैनल के ऊपर पढ़ाने वाला कंटेंट भी अपलोड कर रहा हूं, और आपको पता है पढ़ाने वाला कंटेंट पे घंटा व्यूज नहीं आते। तो प्लीज सपोर्ट करो यार। तो मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं समझ में आ रहा है ना? ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो आपकी प्रैक्टिस शुरू हो गई, ठीक है। अब आपको ना क्या करना है, 2-3 सैंपल पेपर भी करना है। देखो आपका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, 0 से 40% पे हो, ठीक है। और आपके पास बचे हैं 30 दिन, तो मतलब आप है ना इन 30 दिन में हजारों चीजें नहीं कर सकते, आप लिमिटेड चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको ना मैथ के 10 सैंपल पेपर नहीं करने, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो आपको क्या करना है, आपको हर सब्जेक्ट के ना 2-3 सैंपल पेपर कर लेना। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम बचा हुआ है तो मैं बोलूंगा 3 से 4 सैंपल पेपर कर लेना पर सब्जेक्ट। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप है ना हर सब्जेक्ट के मिनिमम 2-2 सैंपल पेपर जरूर करना। क्लियर है एवरीवन? इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड आप है ना टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाओगे। क्योंकि ये सैंपल पेपर है ना आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं कि भाई पेपर के अंदर एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, पेपर में लिखना कैसे है। 3 घंटे में आप पेपर को कर भी पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, पता चले 3 घंटे का पेपर आपसे 3.5 घंटे में हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप सैंपल पेपर से सीखोगे। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि भाई मेरे को तो सैंपल पेपर करने की जरूरत ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट के कम से कम 2 सैंपल पेपर करने ही करने हैं। एक सब्जेक्ट के 5 सैंपल पेपर मत करो, ठीक है। हर सब्जेक्ट के 2 कर लो, वो ज्यादा फायदे में रहोगे। और सैंपल पेपर की बात हो रही है ना, तो मैंने इस चैनल के ऊपर आपके लिए एक ऐसी चीज अपलोड कर रखी है जो कि आपके लिए कोई करेगा ही नहीं। इस चैनल के ऊपर है ना मैंने आपका जो मैथ का ऑफिशियल सैंपल पेपर, आपको पता होगा सीबीएसई हर साल है ना आपका एक ऐसा सैंपल पेपर रिलीज करती है जो कि आपको हर हाल में सोल्व करना ही है। जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आप देख सकते हो 4.25 घंटे का वीडियो है। हर क्वेश्चन इतना डिटेल में समझाया ना कि मतलब आपको हर चीज समझ आएगी ही आएगी। और इस वीडियो का जो फीडबैक आया ना वो इतना बढ़िया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप इमेजिन नहीं करोगे, इस वीडियो ने ना, अकेली वीडियो ने मेरे को 25,000 सब्सक्राइबर दिए हैं। कैन यू इमेजिन? इतना बढ़िया फीडबैक है, बच्चों को इतनी ज्यादा पसंद आ रही है वीडियो। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। क्लियर है एवरीवन? तो ये मैथ वाले पेपर का सॉल्यूशन है। इसी तरीके से मैंने साइंस वाले पेपर का भी सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है। तो जब आप सैंपल पेपर वगैरह सोल्व करो ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है ये भी पक्का सोल्व करना। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया? देखो मैंने आपको ना हर चीज दे दी है। मैंने आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है वो मैंने बता दिया, रिवीजन आपको कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, और साथ में मैंने आपको स्टडी मटेरियल भी दे दिया। ऑलमोस्ट हर चीज मैंने आपको दे दी है। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया? ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी थी किन बच्चों के लिए, जिनका सिलेबस 0 से 40% तक कंप्लीट हुआ है। और अभी वीडियो छोड़ के मत चले जाना, वीडियो के एंड में ना एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज रखा हुआ है, और वो सरप्राइज उन्हीं बच्चों के लिए जो वीडियो को एंड तक देखते हैं। और वो ऐसा सरप्राइज है जो आपको अच्छे नंबर लाने में ना इतनी हेल्प करेगा, आप सोच नहीं सकते। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो ये तो स्ट्रेटजी हो गई उन बच्चों की जिनका सिलेबस 0 to 40% कंप्लीट हुआ है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका सिलेबस 80 to 100% कंप्लीट हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया जिनका सिलेबस 40 to 80% हुआ है उनका क्या? चिंता मत करो, उनके लिए ना एक बहुत ही बड़ी चीज है, वो मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो अभी बात करते हैं जिनका सिलेबस 80 to 100% कंप्लीट हुआ है। देखो ये बच्चे ना अभी के टाइम सबसे बेस्ट पोजीशन में, ये बच्चे ना इजीली बड़े प्यार से, बड़े मतलब मक्खन की तरह 95+ ला सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं अगर कोई बच्चा अच्छे से मेहनत करे ना अभी भी, तो भी इजीली 99% कोई बड़ी बात नहीं है इन बच्चों के लिए। तो ये बच्चे ना अभी मतलब बहुत ही बढ़िया सिचुएशन के अंदर है, लेकिन तुम इस सिचुएशन का किस तरीके से फायदा उठा पाते हो इस पे भी डिपेंड करता है। तो अब इन बच्चों को क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो अभी ना एनसीईआरटी भूल जाओ, क्योंकि जितनी एनसीईआरटी तुमने पढ़नी थी ना तुम पढ़ चुके, ठीक है। पूरे साल तुमने माथा मारा है, अब एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है। अब है ना अपनी जो एनसीईआरटी वाली नॉलेज है ना उसको और भी फाइन करने का टाइम है, उसको और मतलब ना चमकाओ उस नॉलेज को, ठीक है। तो अभी क्या करना है, एनसीईआरटी तो छोड़ देनी है, ठीक है। इसके बाद आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल अगर तुम कर रहे थे, देखो डिपेंड करता है, अगर तुमने आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल अगर तुमने ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा सोल्व कर रखी है ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि तुम फिर कंटिन्यू रखो,
ठीक है, एनसीईआरटी तो छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट तुम्हारी हो चुकी होगी। अब आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल इस टाइप की जो मोटी मोटी तुम किताबें अगर सोल्व कर रहे थे और तुमने ऑलरेडी 50% या 50% से ज्यादा ये किताबें सोल्व कर ली थी, तो मैं आपको बोलूंगा कि फिर इनको कंटिन्यू रखो। लेकिन अगर ये किताबें आप मतलब सोच रहे हो कि यार मेरी एनसीईआरटी हो गई है, अब मैं इन किताबों को सोल्व करता हूं, तो आप बेवकूफ हो। अभी आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं। इन 30 दिनों को इन किताबों पे वेस्ट नहीं करना। इन 30 दिनों को ना बिल्कुल निचोड़ना है हमें, क्योंकि मैं आपको सच्चाई बताऊं ना, इन बुक से ना बोर्ड्स में कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। ये बुक्स है ना, मैं मानता हूं प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी आपको ना ये जो 30 दिन आपके पास बचे हुए हैं, ये हमें उस चीज में यूज करने हैं जहां से पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये 30 दिन हमें इनमें वेस्ट नहीं करने। अगर आपने 50% या 50% से ज्यादा सोल्व कर लिया है, तो मैं बोलूंगा कि कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन बैंक भी इसी सेम चीज पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन बैंक अगर आप अभी सोच रहे हो कि यार मैं नया क्वेश्चन बैंक परचेज करके क्वेश्चन बैंक सोल्व करूंगा, नहीं करना। आपकी जो 30 दिन है ना, ये भी वेस्ट हो जाएंगे, तो ये भी नहीं करना है। क्वेश्चन बैंक अगर आपने ऑलरेडी काफी मतलब कई महीने पहले खरीद लिया था और आपने 50 या 50% से ज्यादा सोल्व कर लिया है, तो मैं बोलूंगा कि कंटिन्यू करो। ठीक है, क्योंकि एक किताब अगर हमने शुरू कर दी है और वो आधे से ज्यादा हो चुकी है, तो फिर उसको खत्म करना चाहिए। क्लियर एवरीवन? तो ये जो चीजें है ना, ये डिपेंड करती है, लेकिन एनसीईआरटी से तो ना दूरी बना लो, वो तो उसका तो पीछा छोड़ दो। क्लियर एवरीवन? तो ये चीजें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। देखो, जितना भी सिलेबस आपका हुआ है, मान लो फॉर एग्जांपल आपका 90% सिलेबस पूरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी जिन बच्चों की बात कर रहा हूं उनका 80 से 100 के बीच में सिलेबस पूरा हुआ है ना, तो मान लो आपका 90% सिलेबस पूरा हो चुका है और आपका 10% सिलेबस बचा हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल 1 या 2 चैप्टर बचे हुए हैं, तो अभी आपको क्या करना है, पूरी स्पीड के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करो। ठीक है, वो जितने भी 1, 2 या 3 चैप्टर जितने भी बचे हुए हैं उनको खत्म करो, क्योंकि अभी आपके सर पे जो ये बोझ आपने ले रखा है ना कि सिलेबस पूरा करना है, ये पहले इस बोझ को हल्का करो, सिलेबस पूरा करो। ये अभी आपका मेरा मेन प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक है, रिवीजन को अगर 1 या 2 दिन के लिए रिवीजन छोड़नी पड़े, छोड़ दो, सिलेबस पूरा करने पे फोकस करो। ठीक है, इसके बाद ये फ्लैश कार्ड जो मैंने आपको दिखाए थे, कहां गए? हाँ, ये रेंशो वाले ये जो फ्लैश कार्ड है, आप इनको ले सकते हो। ये फ्लैश कार्ड आपको बहुत हेल्प करेंगे रिवीजन करने में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब पॉकेट साइज है, ये आप अपने साथ रख सकते हो। ठीक है, तो इनसे आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। क्लियर? नोट से रिवीजन करनी है। देखो, पहले फोकस क्या करना है, अपना सिलेबस पूरा करना है। ठीक है, जो कि आप मेरे वन शॉट लेक्चर से कर सकते हो। और जैसे ही आपका सिलेबस पूरा हो ना, मान के चलता हूं आपके 2 चैप्टर बचे हुए थे, 2 चैप्टर ये मान लो हद मार के आप 3 या 4 दिन में कर दोगे। जैसे ही आपका सिलेबस पूरा हो, ये फ्लैश कार्ड से रिवीजन स्टार्ट कर देनी है, नोट से रिवीजन स्टार्ट कर देनी है, और रिवीजन के साथ साथ आपको सैंपल पेपर भी चालू कर देने हैं। तुम्हें ना रिवीजन एंड सैंपल पेपर दोनों पैरेलल चलाने हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना कि भाई मैं पहले रिवीजन करूंगा उसके बाद सैंपल पेपर सोल्व करूंगा, नहीं। तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें इस टाइम का अच्छे से यूज करो, थोड़ा ना स्मार्ट वर्क करो। ठीक है, जैसे ही सिलेबस पूरा हो, रिवीजन एंड सैंपल पेपर दोनों साथ करने हैं। मतलब ऐसे करो कि दिन में फॉर एग्जांपल आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो 5 घंटे में से आप 2 घंटे रिवीजन कर रहे हो, 3 घंटे आप सैंपल पेपर कर रहे हो। दोनों चीजें साइमल्टेनियस चलनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? तो सिलेबस पूरा करना है, मेरे वन शॉट लेक्चर से जल्दी सिलेबस पूरा करना है, उसके बाद रिवीजन एंड सैंपल पेपर स्टार्ट कर देना है। सैंपल पेपर आप किसी भी पब्लिकेशन का खरीद सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं अगर अपना बताऊं तो मेरे पास एडुकार्ट के सैंपल पेपर हैं, ये आप देख सकते हो, ये मैथ वाले सैंपल पेपर है, ये एडुकार्ट का साइंस वाला सैंपल पेपर है, ये एडुकार्ट का इंग्लिश का सैंपल पेपर है, ये एडुकार्ट का एसएसटी का सैंपल पेपर है, ये एडुकार्ट का हिंदी का कोर्स ए का सैंपल पेपर है, और ये एडुकार्ट का कोर्स बी का सैंपल पेपर है। और मेरे पास एडुकार्ट के आईटी का, कंप्यूटर एप्लीकेशन के सारे सैंपल पेपर रखे हुए हैं। अच्छे से मैंने इनको पढ़ा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ गारंटी के साथ कि यस, इनका कंटेंट काफी अच्छा है। तो आप इन सैंपल पेपर को ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, काफी बढ़िया सैंपल पेपर है। ठीक है, तो फ्लैश कार्ड मैंने आपको बता दिया कौन सी कंपनी की बेस्ट है, सैंपल पेपर मैंने आपको बता दिया, आप इन सैंपल पेपर को ले सकते हो। इन सैंपल पेपर को लेने का जो लिंक है ना, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्दी से जाओ, इन सैंपल पेपर को परचेज करो और जल्दी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि देखो यार, अभी ना सिर्फ 30 दिन बचे हैं। तो ये सैंपल पेपर है ना, अगर 10 दिन बाद खरीदोगे ना तो कोई फायदा ही नहीं है। तो जल्दी से जाओ, इन सैंपल पेपर को परचेज करो, जल्दी से अपना जो प्रैक्टिस है ना वो शुरू कर दो। क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब इसके बाद जो ये पीवाईक्यू सीरीज जो मैं करवा रहा हूं ना, ये तो मस्ट है। मतलब देखो यार, अभी है ना आपके ऊपर वो बर्डन नहीं है कि मेरे को सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस आपका 4 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये मान लो आपके पास इजीली 25 दिन बचे होंगे। ये जो 25 दिन है ना, ये बहुत अच्छे से यूज करने हैं। इनमें ना सैंपल पेपर्स को निचोड़ देना है। और ये जो मैं पीवाईक्यूज करवा रहा हूं ना, ये तो आपको हर हाल में करने हैं। ये पीवाईक्यूज तो आपके लिए अमृत है, अमृत, और वो भी फ्री का अमृत है। और जब तुम ये मेरे पीवाईक्यूज देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, आपको खुद का सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा कि भाई आपको आता कितना है।
आपको मतलब सेल्फ चेकिंग हो जाएगी कि भाई कहीं आप मतलब कुएं के मेंढक तो नहीं थे, कहीं तुम ये सोच रहे हो कि यार मेरे को सब आता है, और जब मेरी ये पीवाईक्यूज देखते हो तो आपको पता चलता है आपको कुछ नहीं आता। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप जब मेरी पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा और आपको खुद का पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है, कहीं आप रट्टू तोते तो नहीं थे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये पीवाईक्यू सीरीज देखना मस्ट है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। क्लियर एवरीवन? ठीक है। इसके बाद मिनिमम हर सब्जेक्ट के 5-5 सैंपल पेपर करने हैं। टाइम है तुम्हारे पास, जितना सैंपल पेपर कर सकते हो उतना करो। ठीक है। देखो जिन बच्चों का सिलेबस 0 से 40 हुआ था उनको मैंने क्या बोला था कि तुम्हें हर सब्जेक्ट के 2-2 सैंपल पेपर करने हैं, तुम्हें मैं बोल रहा हूं 5 करने हैं, क्योंकि जिन बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है वो सिलेबस पूरा करने में उनका बहुत ज्यादा टाइम यूज हो जाएगा, तुम्हारा टाइम बचेगा क्योंकि तुम्हारा सिलेबस पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए तुम्हें हर सब्जेक्ट के 5-5 सैंपल पेपर करने हैं। और जब ये सैंपल पेपर करो ना तो पता किस तरीके से करना है? देखो इस तरीके से ये सोच के करना है कि तुम है ना फाइनल पेपर में बैठे हो, आप बिल्कुल है ना एक चेयर लेके स्टडी टेबल पे बैठ के 3 घंटे का फोन में टाइमर लगा के, स्टॉप वॉच लगा के, और बिल्कुल शांति से बैठ के अपनी पूरी जितनी भी आपका स्टेशनरी वाला आइटम है, स्केल पेंसिल वगैरह जितनी भी चीजें हैं लेके बैठना है। बिल्कुल है ना अपने कमरे में ऐसा माहौल बना लेना कि तुम फाइनल पेपर में बैठे हो, और जब उस सैंपल पेपर को सोल्व करोगे ना तो ये सोच के सोल्व करना है कि वो मेरा फाइनल पेपर है। क्लियर एवरीवन? और कोशिश करना कि 3 घंटे का पेपर है ना आप मतलब अराउंड 2 घंटे 35 मिनट में पूरा कर दो, ताकि आपके पास लास्ट में 25 मिनट बच जाए उस पूरे पेपर को रिवाइज करने में। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका सिलेबस 40 to 80% कंप्लीट हुआ है। देखो यार ये बच्चे ना अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है, ये बच्चे उनसे भी ज्यादा प्रॉब्लम में है जिनका सिलेबस 0 से 40 पूरा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे बेचारे ना कंफ्यूज हैं कि भाई जितना सिलेबस पूरा हुआ है उसको रिवाइज करें या फिर जो सिलेबस बचा हुआ है उसको कंप्लीट करें। इनको समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपको मैं बताता हूं क्या करना है। देखो मान के चलता हूं कि आपका सिलेबस ना अराउंड 50% कंप्लीट हुआ है, ठीक है, इतना मान लेते हैं। तो आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और 50% आपका बचा हुआ है। तो आपको ना 2 स्ट्रेटजी लगानी है। जो चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं ना उनके ऊपर आप वो वाली स्ट्रेटजी लगाओगे जो कि मैंने जिन बच्चों को बताई है जिनका 80 to 100% कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपको उन चैप्टर पे लगानी है जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और जो चैप्टर आपके कंप्लीट नहीं हुए ना उन पे आपको ये वाली स्ट्रेटजी लगानी है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो आपको ना साइमल्टेनियसली अपने नए चैप्टर भी कंप्लीट करने हैं और साथ में आपके जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं ना उनकी तरफ भी आपको ध्यान रखना है। दिन में एटलीस्ट 1-2 घंटे उन चैप्टर को भी दो जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो जो चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं उन पे आपको 80 to 100% वाली स्ट्रेटजी लगानी है, और जो आपके कंप्लीट नहीं हुए, जो आपके चैप्टर बचे हुए हैं उन पे आपको 0 to 40% वाली स्ट्रेटजी लगानी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, फ्लैश कार्ड और नोट से रिवीजन कर लेना, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्योंकि देखो यार अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि तुम एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये जो चीजें मैंने आपको बताई ना ये लिटरली आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। कम टाइम में सिलेबस को रिवाइज करने का इससे बेस्ट तरीका कोई हो ही नहीं सकता। और इसके बाद ये जो मेरी पीवाईक्यू सीरीज है ये आपके लिए मस्ट रहेगी, ये आपको देखनी है, क्योंकि इसमें ना आपके कम टाइम में आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपको हर सब्जेक्ट के 3 से 4 सैंपल पेपर करने हैं। देखो वो डिपेंड करता है, अगर आपका सिलेबस बहुत ज्यादा मतलब पेंडिंग है, मान लो 60% पेंडिंग है, तो आप शायद कम सैंपल पेपर कर पाओगे। लेकिन अगर आपका सिलेबस 80% हो चुका है, ठीक है, तो आप मतलब जल्दी सिलेबस पूरा करके 4 सैंपल पेपर आप मतलब देख लेना यार। डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है। क्लियर? मैं समझ गए ना मेरी बात? ज्यादा टाइम बचा हुआ है तो ज्यादा सैंपल पेपर कर लेना, अगर कम टाइम बचा हो तो कम कर लेना। लेकिन मैंने क्या बोला, मिनिमम आपको 2-2 सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट के करने ही करने हैं। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको ना प्रो टिप्स देता हूं। देखो मैंने आपको तीनों स्ट्रेटजी बता दी। जिनका सिलेबस 0 to 40 हुआ है उनको क्या करना है, जिनका 40 to 80 हुआ है उनको क्या करना है, जिनका 80 to 100 हुआ है उनको क्या करना है। तीनों टाइप के बच्चों के लिए मैंने हर चीज आपको दे दी है। आपको मैंने ये बता दिया कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कौन सी आपको नहीं पढ़नी। मैंने आपको नोट्स दे दिए, मैंने आपको ये बता दिया रिवीजन कैसे करनी है, सिलेबस कैसे पूरा करना है, कहां से कौन सा रिसोर्स यूज करना है। साथ में मैंने आपको ये बता दिया कि कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ऑलमोस्ट हर चीज मैं आपको हर बच्चे के लिए बता चुका हूं। क्लियर एवरीवन? तो प्लीज यार पहले तो ना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जल्दी से शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं इस टाइप की और वीडियो बना सकूं। और साथ में मेरे को कमेंट करके ये भी बताना कि आपको ना नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। जिस टॉपिक की ज्यादा डिमांड आएगी ना मैं अगली वीडियो में उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो पहले तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको ना मतलब दिक्कत कहां आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो, ताकि मैं उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन दे पाऊं। जब तक आप डॉक्टर को बताओगे नहीं ना कि आपको दर्द क्या है, कहां पे दर्द हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तब तक डॉक्टर आपको दवाई दे नहीं सकता। तो एटलीस्ट मेरे को जल्दी से पहले कमेंट करके ये तो बताओ कि तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है। मतलब तुम्हें कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम
है तुम्हें, मतलब कुछ भी दिक्कत है, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी से मेरे को कमेंट में बताओ, ताकि मेरे को पता तो चले कि भाई बच्चे अभी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। ठीक है, पहले जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। तो अब मैं आपको ना ऐसे प्रो टिप्स दूंगा जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। और ये जो प्रो टिप्स है ना, ये मैंने लास्ट में इसीलिए बचा के रखे थे, ये उन्हीं स्पेशल बच्चों को मिलेंगे जो मेरी वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो ये जो प्रो टिप्स है ना, ये एक तरीके का मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। जो बच्चे मेरी वीडियो को एंड तक देखते हैं ना, उनके लिए मैंने ये बचा के रखे हुए हैं। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि देखो यार, तुमने पूरी वीडियो को एंड तक देखा है, ये चीज आपको सुन के जानी है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, सबसे पहली चीज, अभी आपको क्या करना है ना, आपको अपने स्कूल टीचर को पटा के रखना है, क्योंकि आपको पता है ना, जनवरी का टाइम चल रहा है, इस टाइम आपको पता है प्रैक्टिकल के मार्क्स लगते हैं। ठीक है, तो एक तो उस तरीके से पटा के रखना है कि भाई आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो अच्छे लग जाए। दूसरा रीजन क्या है, अभी ना आपको फॉर एग्जाम्पल आपका साइंस का टीचर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको साइंस कोई मैम पढ़ाती है, ठीक है, तो जाके मैम को क्या बोलना है कि मैम मेरी ना ये एनसीईआरटी वाली जो बुक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो टिक कर दो। मैं बता रहा हूं, वो जो टीचर वो टिक करेगी ना, वो क्वेश्चन घोट के पी जाना। वो क्वेश्चन जो भी, मान लो फॉर एग्जांपल आपकी पूरी बुक में उस मैडम ने ये मान लो 40 क्वेश्चन टिक कर दिए, मैं लिख के दे रहा हूं, उन 40 क्वेश्चन में से ना 15 क्वेश्चन ना आए ना, तो मेरा नाम बदल लेना। लिख के दे रहा हूं मैं आपको, एक तरीके से पेपर लीक कर रहा हूं। आप अपने स्कूल टीचर को, जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला, मैथ वाला, साइंस वाला, हर टीचर के पास जाके आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक में ना जो ये स्पेशल क्वेश्चन है ना, जो टीचर के हिसाब से जो स्पेशल होते हैं, वो आपको टिक करवाने हैं। क्योंकि यार देखो, मानो या ना मानो, बट वो आदमी ना टीचर है, समझ रहे हो, उसको इतने साल का एक्सपीरियंस, उसको पता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो आपके अगर पूरी बुक में 400 क्वेश्चन है और वो टीचर सिर्फ 40 क्वेश्चन टिक कर रहा है, तो आपने 360 क्वेश्चन वाला जो कचरा है ना, वो आपका टाइम बच गया। आप ये 360 क्वेश्चन नहीं करोगे। क्लियर एवरीवन? पहला टिप ये है। दूसरा टिप, आपको ना पेपर प्रेजेंटेशन की जो टेक्निक है ना, वो अभी से शुरू करनी है। अब मान लो मेरा परसों साइंस का पेपर है और आज मैं पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक शुरू करूंगा, नहीं होगी। तो आपको ना पेपर प्रेजेंटेशन की जो टेक्निक है ना, वो धीरे धीरे आती है, और अभी आपके पास 30 दिन है। तो अपनी जो पेपर प्रेजेंटेशन वाली टेक्निक है ना, जो पेपर प्रेजेंटेशन है, उसको अभी से इंप्रूव करना शुरू कर दो। थोड़ी सी राइटिंग पे फोकस करो, ठीक है। और ये जो पेपर प्रेजेंटेशन वाली ये जो टेक्निक है ना, ये आपको कहां पे यूज करनी है, आपको प्री बोर्ड्स में यूज करनी है, ठीक है। अभी आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे होंगे। प्री बोर्ड को ना इस तरीके से करना है कि वो आपका फाइनल पेपर है। बहुत ही प्यारी प्यारी राइटिंग के अंदर प्री बोर्ड का पेपर दे के आना है। और मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूं, जितने नंबर आपके प्री बोर्ड में आएंगे, मान लो आपके प्री बोर्ड में ओवरऑल मिला के फॉर एग्जाम्पल 85% बने हैं, तो आपके फाइनल में ना पता कितने आएंगे, इजिली आप 95 के आसपास अराउंड आ जाओगे। तो जितने नंबर आपके प्री बोर्ड में आ रहे हैं ना, उससे 10 एक्स्ट्रा नंबर ही आपके फाइनल में आएंगे। समझ रहे हो? तो पेपर प्रेजेंटेशन वाली जो टेक्निक है, वो आपको अभी से शुरू करनी है, ठीक है। इसके बाद आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रो टिप है, वो क्या है, डोंट डिस्कस योर प्रोग्रेस। इस पॉइंट का मतलब क्या है, आप में से ना बहुत सारे बच्चे हैं ना, क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ है ना, अपनी जो प्रोग्रेस है ना, उसको डिस्कस करते हैं। नहीं करना है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि उनके साथ गद्दारी करो, या वो चीज नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन क्या है ना, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आप जब सबको बता दोगे ना अपनी मेहनत, तो आपका जो मोटिवेशन है ना, वो 4 दिन के बाद डाउन हो जाएगा। जब आप अकेले फोकस के साथ चुपचाप अपनी मेहनत कर रहे हो ना, और उसके बाद जब आपकी कामयाबी, जब आपका रिजल्ट आएगा, वो जब शोर मचाएगा ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते आपको इतनी खुशी मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी ना ढिंडोरा मत पीटो कि मैं पढ़ने लग गया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, नहीं। चुपचाप शांति से कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते जाओ, अपना ना ढिंडोरा मत पीटो, ठीक है। ये पॉइंट हो सकता है अभी आपको शायद समझ ना आए, लेकिन कभी ना कभी जब समझ आएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। कभी भी आपने टॉपर को देखा है, वो आपको नहीं बताएगा कि वो घर से क्या पढ़ के आया है, नहीं बताता वो, तभी वो टॉपर है। तुम है ना सबको बता देते हो कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता। मैं जब आप अपने दोस्त को ये बोलोगे ना कि मेरे को कुछ नहीं आता, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना वो चीज चलती रहती है कि आपको सच में कुछ नहीं आता है। तो आप खुद को ना अंडर वैल्यू करने लग जाते हो। आप खुद को बोलो कि भाई मेरे को सब आता है, ठीक है। किसी को बताओ मत, लेकिन खुद को तो बताओ एटलीस्ट कि मेरे को सब आता है। वो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और वो आपको ना लाइफ में दिखेगा फिर। समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी आपको शायद हो सकता है ये चीज समझ ना आए, लेकिन कभी ना कभी जब समझ आएगी तो पता चलेगा कि मैं कितनी बड़ी और कितनी वैल्यूएबल बात कर रहा हूं। क्लियर एवरीवन? तो यार ये थे कुछ प्रो टिप्स। होप करता हूं पूरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, आई नो दैट, लेकिन मेरा भी देखो यार बहुत एफर्ट लगा है, मैं तब से बोले जा रहा हूं, तुम तो एटलीस्ट बैठ के चुपचाप सुन रहे हो। मैं तो बोल रहा हूं ना,
समझ रहे हो मेरा कितना एफर्ट लग रहा है। तो यार प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है, ताकि यार मतलब मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि भाई मेरी जो जनता है, मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो फैन है, मेरे जो भी है वो एटलीस्ट मेरे को सपोर्ट करते हैं। मेरे को कैसे पता चलेगा कि यार तुम मेरे को सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना, तो दिखाओ ना फिर वो सपोर्ट, दिखता क्यों नहीं है? तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, थोड़ा सा और भी मोटिवेशन आए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लेके आ पाऊं। वीडियो को लाइक तो मेरे ख्याल से कर दिया होगा और साथ में हर बच्चा कमेंट में ये भी लिखेगा कि भैया मैं ना इस बार एग्जाम को फोड़ के आऊंगा, मेरा जो टारगेट है ना वो बाय हुक और बाय क्रुक मैं अचीव करके रहूंगा, ठीक है। आप अपना जो टारगेट है ना, आपको 95% चाहिए, 98% चाहिए, 99% चाहिए, जितने परसेंट आपको चाहिए ना, जितना आपका टारगेट है, प्लीज कमेंट करो और कमेंट में ये लिखो कि यस आई विल डेफिनेटली स्कोर इट। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना और उस दिन आप उस कमेंट को दोबारा पढ़ोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने मेहनत की है कि नहीं की है। क्लियर एवरीवन? तो जल्दी से साथ में कमेंट में ये लिखो कि यस भैया आई कैन एंड आई विल डू इट एंड आई विल डेफिनेटली डू इट। क्लियर एवरीवन? तो इसी मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। होप करता हूं सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन देखो जितनी भी मैंने आपको चीजें दी हैं, मैंने आपको फ्री स्टडी मटेरियल दिया है, रिसोर्स दिया है, क्या मिस्टेक नहीं करनी है, क्या हर चीज मैंने आपको दी है। तो अच्छी चीजों में यार आपको पता टाइम लगता है। अब ये अकेली वीडियो ना आपकी 100 वीडियो का टाइम बचा लेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मोटिवेशन है, इसमें मिस्टेक्स बताइए, हर चीज मैंने आपको दी है और हर टाइप के बच्चे के लिए मैंने बताई है कि भाई जिनका इतना सिलेबस पूरा उनको क्या करना है, जिनका इतना हुआ उनको क्या करना है और जिनका पूरा सिलेबस हो चुका उनको क्या करना है। हर टाइप के बच्चे के लिए इस वीडियो में ना हर चीज थी। क्लियर एवरीवन? तो इसीलिए थोड़ा सा लंबी होगी वीडियो। तो होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।